गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड सेकंड सेम की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे से मिटा देता हूँ। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर ठीक है। जो हमारा पेपर है वर्तमान भारतीय समाज, उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और उसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक था वो था उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे पार्ट 2 या भाग 2, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें से हमने जल संकट पढ़ा था, पर्यावरण प्रदूषण पढ़ा था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि मैंने लिखा है टॉपिक में, ग्लोबल वार्मिंग। और इसको ग्लोबल वार्मिंग को 3 नामों से जाना जाता है। भूतापन, ग्लोबल वार्मिंग इंग्लिश में कहते हैं इसको। ग्लोबल वार्मिंग को एज इट इज हिंदी में ही बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। फिर वैश्विक तापन और भूतापन। इस प्रकार से इसको 3 नामों से जाना जाता है। पेपर में आपके में किसी भी नाम से पूछा जाए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको इस पर संशय नहीं करना है। आपको यदि उनमें से कोई नाम देता है तो आपको ग्लोबल वार्मिंग ही लिखना है। इस प्रकार से ये टॉपिक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और इस टॉपिक को जानना इसलिए भी आवश्यक है कि ये आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी समस्या खड़ी कर सकता है। और यदि यही स्थिति रहती है तो तमाम जो समुद्र तटीय इलाके हैं, समुद्र तटीय देश हैं, उनका अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। इसलिए हम इसको जानेंगे कि पहले तो ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य है जो भी हमारा पर्यावरण है, अर्थात वैश्विक स्तर पर जो पर्यावरण है उसमें उसका जो औसत तापमान है उससे अधिक वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। बात समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग वह स्थिति है जिसमें पर्यावरण का जो तापमान होता है विश्व स्तर पर औसत से अधिक हो जाता है, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए, संपूर्ण वनस्पतियों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है, जिससे खतरा उत्पन्न कर देता है ये। इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग वह स्थिति है जिसमें विभिन्न गैसीकरण के कारण, विभिन्न गैसों के कारण तापमान में औसत से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जिससे संपूर्ण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए इसको वैश्विक तापन, भूतापन, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब इसके कारण जानेंगे। इसके कारण क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसको देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कई कारण हैं जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो औसत से ज़्यादा है और जो संपूर्ण दुनिया के लिए, संपूर्ण पृथ्वी के लिए संकट उत्पन्न करने वाला है। और स्थिति ऐसी है कि संपूर्ण विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। उसके कारण कई हैं, इसमें से कई गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान में निश्चित रूप से वृद्धि करती हैं, जैसे CO2 गैस, CH4 गैस, मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन गैस, जलवाष्प और एक और गैस है जिसका नाम है CFC। लेकिन सीधे तौर पर ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं होती, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा, इसके दुष्परिणाम बताऊंगा। वो क्या है? तीसरा है, अगला है CFC, NO2, SO2। ये भी कुछ कहीं ना कहीं पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में ये गैसें भी कहीं ना कहीं सहायक हैं, जो निश्चित रूप से पृथ्वी के तापमान में, पृथ्वी के पर्यावरण में असंतुलन पैदा कर देती हैं और तापमान को बढ़ा देती हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना। अब CFC को समझ लेते हैं। CFC के क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या वजह है जो इसको वैश्विक तापमान के लिए एक उत्तरदायी कारक मान लिया जाता है। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी के जो समताप मंडल है उसमें ओजोन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। O3 गैस होती है हमारी, मैं लिख देता हूँ मैं, O3 गैस होती है जिसको ओजोन गैस बोलते हैं।
जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है, ठीक है, और ओजोन के 3 अणुओं से मिलकर बनती है। जो ये गैस सूर्य से आने वाले विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये गैस क्या करती है, सूर्य से जो विकिरण आते हैं, जो रेडिएशंस आते हैं, वो क्या करती है, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। और जब इस प्रकार से रोकती है तो पृथ्वी का जो तापमान होता है वो उसमें वृद्धि होने से रुक जाती है, अर्थात वो जब विकिरण पृथ्वी पर नहीं आता तो तापमान में अनायास वृद्धि नहीं होती है। इसका जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारण है वो है पराबैंगनी किरणों को रोकना। जो रेडिएशंस होते हैं सूर्य से निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो निकलती हैं, जिससे अनेकों प्रकार के रोग होते हैं, जैसे चर्म कैंसर, त्वचा कैंसर की बात करते हैं, और तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं जिससे उत्पन्न होती हैं। और ये जब पृथ्वी पर जब CFC की मात्रा बढ़ जाती है तो ये इसके अणुओं को तोड़ देती है और विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाती है, और जिससे क्या होता है, ओजोन गैस जो सूर्य की विकिरण है वो सीधे पृथ्वी पर आती है, उसके जो पृथ्वी का तापमान है वो निश्चित रूप से बढ़ जाता है। इस प्रकार से हमने कारण जाने, तो कारण ग्लोबल वार्मिंग के महत्वपूर्ण कारण तो यही है कि CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CH4 गैस है, जल वाष्प है, और इसमें CFC को माना जाता है। लेकिन ये दोनों गैसें हैं NO2 SO2, ये पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा कराने में सहायक होती हैं और इसके अनेकों दुष्परिणाम होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इसके कारण जाने। अब नेक्स्ट देखते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम। ग्लोबल, इस पर यहाँ पर लिखते हैं, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग, मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम। ग्लोबल, यहाँ से लिखता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान या भूतापन वार्मिंग के दुष्परिणाम ठीक है। जब ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बनती है, भूतापन की स्थिति बनती है, तो उससे अनेकों प्रकार की हमें उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, अनेकों प्रकार की हानियां देखने को मिलती हैं। उनको एक एक करके हम देखेंगे इससे क्या क्या हो सकता है। तो पहला है विश्व जलवायु एवं मौसमी दिशाओं में परिवर्तन होता है। नंबर 1, विश्व जलवायु एवं मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्या है, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उससे क्या होता है, जो विश्व की जलवायु होती है और उसकी जो मौसमी दशाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। नंबर 2 लिखेंगे, इसको देख लें एक बार आप। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है तापीय वृद्धि से तापमान की वृद्धि से सूखा की स्थिति देखी जाती है। सूखा की स्थिति पैदा होती है। सूखा की स्थिति पैदा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा क्या है, जब तापमान में वृद्धि होती है या पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो निश्चित रूप से क्या होती है, सूखा पड़ती है। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती थी
उन क्षेत्रों में सूखा की स्थिति देखी जाती है। नंबर 3 देखते हैं। तीसरा नंबर है वो है इससे पर्वतों तथा ग्लेशियर की बर्फ पिघलने लगती है, बर्फ पिघलने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, जो भी हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं, चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ हो, ग्लेशियर्स हो, चाहे अंटार्कटिका की स्थिति हो, जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ की मात्रा है, उन क्षेत्रों में बर्फ पिघलने लगती है, बर्फ पिघलने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है, चौथा है समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है, जल स्तर बढ़ने लगता है। फ्रेंड्स, समुद्र का वाटर लेवल होता है वो निश्चित रूप से बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, छठवां देखेंगे, पांचवा देखेंगे, इससे समुद्र तटीय देशों एवं द्वीप समूहों तथा टापुओं के जलमग्न होने की स्थिति बन जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मालदीव समुद्र तटीय इलाका है, अंडमान निकोबार है, इस तरीके से तमाम द्वीप हैं जिनमें जल की वृद्धि होने से क्या होते हैं, या तो पूरी तरह जलमग्न हो जाते हैं, या उनके लिए खतरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या उनका स्थिति समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से पांचवा हमने देखा, और कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है चक्रवात की दिशाओं में अभी पांचवा पढ़ा, छठवां देखते हैं। चक्रवात की दिशाओं में दिशाओं में परिवर्तन होता है। चक्रवात की दिशाओं में क्या होता है, जो भी साइक्लोन्स होते हैं उनकी डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव का विस्थापन तथा पुनर्वास की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट अगला हम देख लेते हैं, सातवां, मानव के पुनर्वासन ठीक है, मानव के पुनर्वासन तथा विस्थापन की समस्या हो जाती है, विस्थापन की समस्या हो जाती है,
ठीक है स्टूडेंट्स, क्या 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 होता है जब जल स्तर बढ़ता है या समतटीय इलाकों की में जो स्थिति जल की होती है वो बढ़ती है, उस स्थिति में वहाँ के जो बासिंदे होते हैं उनके लिए विस्थापन की स्थिति होती है और उनको किस तरह से पुनर्स्थापित किया जाए उसकी समस्या निश्चित रूप से बढ़ती है। तो ये कुछ कारण थे, और भी कारण हैं आप लोग को लेना, बहुत सारे कारण हैं। अतिवृष्टि की संभावना हो सकती है, ठीक है, जैसे सूखा की बात हुई, यहाँ अतिवृष्टि भी हो सकती है। इस प्रकार से बहुत सारे कारण हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम होते हैं, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। पहला तो दुष्परिणाम ये होता है विश्व जलवायु एवं मौसमी दशा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, तापमान की वृद्धि से सूखा की स्थिति हो जाती है, ठीक है। इससे पर्वतों ठीक है तथा ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलने लगती है। नेक्स्ट है समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है, इससे समुद्री देशों एवं द्वीप समूहों तथा टापुओं के जलमग्न होने की स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट है चक्रवात की दिशा में परिवर्तन होता है और मानव के पुनर्वास तथा विस्थापन की समस्या कम हो जाती है। तो ये कुछ दुष्परिणाम थे ग्लोबल वार्मिंग के, वो हम लोगों ने जाने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के उपाय। यहाँ पर देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के उपाय। इसको मिटा देते हैं, आप चाहे तो नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। अब इसको समझ लेते हैं। इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, वो था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, 1997 में, ठीक है, ईस्वी में हुआ। इसको समझ लेते हैं। हाँ, जो क्योटो है, क्योटो शहर जापान का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, बहुत ही विकसित शहर है। इस शहर में ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए विश्व स्तर का एक सम्मेलन हुआ, प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें बहुत सारे मानक फिक्स किए गए, बहुत सारी बातों को तय किया गया और ये कहा गया कि यदि ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आने वाली पीढ़ी के लिए हजार समस्याएं पैदा हो जाएगी। इसलिए जो भी ग्लोबल वार्मिंग है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना नितांत आवश्यक है। तो प्रोटोकॉल का हुआ पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से निकलता है, वो है क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ? जापान में हुआ। कहाँ का शहर है? जापान का शहर है। किस सन में हुआ? तो ये सन बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है 1997। 1997 में क्योटो नामक शहर में एक प्रोटोकॉल हुई जो किस पर थी? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए उसमें तमाम तरीके के उपायों को सुझाया गया था। तमाम तरीके के उपाय थे जिनको उन्होंने बताया था। आगे देखेंगे हम लोग। अब इसको देख लेते हैं। इनमें उन्होंने कहा था
ग्लोबल वार्मिंग के कुछ आंकड़े हैं। उसमें कहा कि जिस समय प्रथम औद्योगिक नीति आई थी उस समय जो तापमान, उस समय के और आज के तापमान में ये अंतर हुआ है, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर पर संपूर्ण पृथ्वी का बढ़ गया है। अर्थात तमाम मानवीय हस्तक्षेपों की वजह से, मानवीय गतिविधियों की वजह से ऐसी स्थिति आ गई है कि पृथ्वी का जो वैश्विक तापमान है वो क्या हुआ है, 2 से 3 डिग्री बढ़ गया है। और यही स्थिति रही तो आने वाली सदी में, आने वाली या 21वीं सदी की बात की उन्होंने, 21वीं सदी में क्या स्थिति होगी जिसको हम जी रहे हैं। 21वीं सदी के जाते जाते जो संपूर्ण पृथ्वी का तापमान है वो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जिसके दुष्परिणाम ये होंगे कि तमाम समुद्र तटीय इलाके, तमाम समुद्री द्वीप, तमाम समुद्री टापू जल क्या हो जाएंगे, जल में मग्न हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। वहाँ की संपूर्ण जनसंख्या, जो भी मानव जाति है, जो भी जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सबका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमें ग्लोबल वार्मिंग पर, विश्व स्तर पर, युद्ध के स्तर पर क्या करना है, हमें तैयारी करनी है और पृथ्वी के तापमान को किसी भी हालत में हमें बढ़ने नहीं देना है। इसके लिए मैंने जो उत्तरदायी कारक बताए थे, CO2, CH4, जलवाष्प और CFC। हालांकि ये गैस सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको उत्तरदायी माना जाता है। तो इन पर क्या करना है, हमें तमाम तरीके के जो भी मानव विकास की गति में, जिसको क्या करना चाहिए, सतत विकास करना आवश्यक है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए कि हमें विकास तो करना है, लेकिन हमें आगे आने वाली पीढ़ी का क्या करना है, ध्यान रखना है। उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी ज़रूरतें हैं, उसके लिए जल की स्थिति है, उसके लिए एनवायरनमेंट की स्थिति है, उसको भी अनुकूल बनाए रखना है। तो हमें अपना विकास करने के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखना है। उसको किसी भी प्रकार से हमें उसको संकट में नहीं डालना है। इसलिए क्या करना है, हम चाहे जितने औद्योगिक विकास करें, चाहे हमें जितना भी हम विकास करें, हमें क्या करना है, CO2 गैस के उत्सर्जन पर पाबंदी लगानी है, जल वाष्प को रोकना है, मीथेन गैस के उत्सर्जन पर पाबंदी लगानी है, जो कई तरीके से उत्सर्जित होती है। इस प्रकार से यदि हम इस स्थिति को रोक लेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग को निश्चित रूप से रोका जा सकता है और ये उच्च तकनीकी विकसित देशों के सहयोग से ज़्यादा संभव है। इस प्रकार से आज के स्टेटमेंट में बस इतना ही। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर मैं इसका समाधान दूंगा। धन्यवाद।